रेडियो एनजीएफ 100.4 एफएम दिल से दिल तक पर आपका स्वागत। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, बेहद ही खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। सर नवीन रावत सर, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऑफिसर। मैम है पिंकी शर्मा, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल DLSA पलवल, और मैं आज भूमिका। तो आज एक वैसे भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल दिन है क्योंकि आज हम वर्ल्ड रेडियो डे पे सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। और उसके साथ ही और आपके परिचय, आपकी ग्रीटिंग्स के साथ हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सर आपका परिचय आप रेडियो सभी श्रोताओं के लिए। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं मेरा सभी श्रोताओं को और स्टूडियो को नमस्कार। जैसा कि आपने भी बताया, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, इस पद पर मैं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल में कार्यरत हूँ। हमारे जो कानून में या कहीं ना कहीं ये व्यवस्था है कि किसी को भी उसके ऐसा ना हो कि भाई उसके किसी केस में उसे बचाव का मौका ना मिले। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की और एक अलग से एक सिस्टम बनाया, अलग से लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। उसके तहत अपॉइंटमेंट्स हुई, जहां पर जो लगभग 12-13 जिलों में हो चुकी हैं, और उन्हीं अपॉइंटमेंट के तहत हमें भर्ती किया गया है। सैलरी या कह सकते हैं एनोरियम, मंथली एनोरियम बेसिस है हमारी। और हम यहाँ पर वो ऐसे लोग जो कि अपना वकील करने में असमर्थ हैं या एक 12 कैटेगरीज में जो लोग आते हैं, कॉल करते हैं, जिनको कि सरकार मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है, उन ऐसे 12 श्रेणी के लोगों के लिए हम उनके बचाव करते हैं, कोर्ट में उनका केस लड़ते हैं, और जिसके लिए उनको कोई भी सिंगल पैसा देना नहीं होता, और सारी की सारी एक वेल ट्रेन्ड लॉयर से उनके केस का डिफेंस किया जाता है और कोर्ट में उनके केस को अच्छे से प्रस्तुत किया जाता है। इस सिस्टम के तहत हमारी ज्वाइनिंग हुई। आज मेरे साथ में इसी के तहत मैडम पिंकी शर्मा हैं, जो हमारी असिस्टेंट हैं, और हम दोनों ही यहाँ DLSA में मई 2023 से कार्यरत हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने कीमती समय के लिए। और मैम आपसे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपका माइक अब आपका है और चाहेंगे कि अपना परिचय दें, हमारे श्रोताओं का नमस्कार करें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका मिला। मैं पिंकी शर्मा, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल हूँ। मई 2013 से मैं DLSA में एज ए असिस्टेंट वर्किंग में हूँ। हमारी जो DLSA है ये उन लोगों के लिए है जो मतलब जस्टिस तो लेना चाहते हैं लेकिन लैक ऑफ मनी की वजह से वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते, तो जिससे वो न्याय से भी वंचित रह जाते हैं। लेकिन DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि 1987 से एक एक्ट पास हुआ था और 1995 से ये रेगुलर वर्किंग में है। ये उन लोगों को जो मतलब जस्टिस लेना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं आ पाते और न्याय नहीं ले पाते, तो DLSA ने उन ऐसे लोगों को फ्री में जस्टिस देने का फैसला लिया है और उनको फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें जो है DLSA में हमारी इस तरह से 13 कैटेगरीज आती हैं जो कि इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं। उन 13 कैटेगरीज में विमेन्स भी हो सकती हैं, चिल्ड्रन है, और सबसे बड़ी बात की जो एक किन्नर कम्युनिटी है जो हमारी सोसाइटी से बिल्कुल डिप्राइव की गई है, उस कम्युनिटी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है वो भी उन्हें दिया जाता है। इसके साथ साथ हमारे DLSA में काफी ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो कि उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जी, ओके, तो वी मतलब अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर सर एंड मैम। थैंक यू जी। तो आज इसके साथ ही मतलब आज हम वर्ल्ड रेडियो डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग आज रेडियो में आए हैं इस इम्पोर्टेंट दिन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, तो मतलब रेडियो का एक अपना एक क्रेज रहा है और एक अपना एक मतलब एक ब्यूटी रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जर्नी मतलब इससे जुड़ी कोई मेमोरी आपकी है या फिर कोई संदेश, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इसके बारे में आज के दिन के लिए? देखिए, जैसा कि आपने सही कहा, आज वर्ल्ड रेडियो डे है और प्रत्येक 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक 1895 में गुगुनली मार्कोनी ने सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किया था।
सन 2011 में यूनेस्को ने वर्ल्ड रेडियो डे का इसे दर्जा दिया 13 फरवरी को, और तभी से वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। जहाँ तक हम अपने देश की बात करें, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस टाइम पर भी जो सबसे ज़्यादा जो जानकारी लोगों को दी गई वो रेडियो के माध्यम से ही जानकारी मिली कि हम आज़ाद हो चुके हैं और आज़ाद भारत के निवासी हैं। उस टाइम पर जो हमारे दी देन प्राइम मिनिस्टर माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपना भाषण रेडियो के मार्फत ही दिया था, रेडियो के माध्यम से ही दिया था, और ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी का उसे नाम दिया गया। जो उनकी जो स्पीच थी वो ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी से नाम। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं एक तो कि सोशल मीडिया भी जो कि हमारे आजकल बहुत ज़्यादा दिनचर्या में है, और हमारे दिनचर्या सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से काफ़ी चेंज हुई है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से असर आया है। जो पॉपुलैरिटी है रेडियो की वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुई है जी। लेकिन अगर हम देखें, चाहे वो स्वास्थ्य के नज़रिए से हो, चाहे एक सही सूचना के नज़रिए से हो, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो जो न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से हम सुनते हैं, देखते हैं, वो न्यूज़ या वो खबर इस तरह का कोई अगर वो है तो रेडियो और टीवी ये ज़्यादा रिलायबल हैं जी। न्यूज़ के मामले में, खबर के मामले में, जानकारी के मामले में ये ज़्यादा रिलायबल हैं सोशल मीडिया की वजह। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और एक समय ऐसा भी था कि कहाँ रेडियो के प्रति ऐसा क्रेज था लोगों में, केवल ये ऐसा मनोरंजन का साधन था जब कोई साधन नहीं था। टीवी से भी पहले रेडियो हमारे उसमें आया, और काफ़ी समय मनोरंजन किया रेडियो के माध्यम से। आज भी जब हम अपने कहीं गाड़ियों को लेकर निकलते हैं तो एफएम के माध्यम से कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं रेडियो के माध्यम से, और जानकारी, न्यूज़ हो, चाहे मनोरंजन हो या रूबरू होना हो, अब ये एक ऐसा माध्यम है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाई जा सकती हैं और पहुँचाई जा रही हैं। वाकई तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपने रेडियो को पिरोया है, और वाकई में मुझे लगता है कि मतलब रेडियो की जो रेलेवेंस है वो हमेशा से रही है और हमेशा आगे तक भी रहेगी, और वाकई में मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जिस पर पूरी तरह यकीन किया जा सकता है, जो कि मुझे लगता है कि बायस कहीं ना कहीं नहीं है जी। बिल्कुल। तो सर ने तो बहुत अच्छी जानकारी हमें दी इसकी इतिहास के बारे में। आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर कि कोई मेमोरी आपकी कुछ चिरपी सा, कुछ फंकी सा आपकी कोई मेमोरी हो जो रेडियो से कुछ जुड़ी हुई यादें? नहीं, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि आज चाहे हम लोग स्मार्टफोन को यूज करते हैं, स्मार्टफोन लेकिन पहले नहीं थे, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आज से पहले जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, चाहे वो रिलेटेड थी कोई नेचुरल कैलामिटीज होती थी या हमारे कुछ इंटरटेनमेंट का जो भी था, तो वो सारी चीजों की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी वो रेडियो से ही मिलती थी। हमने पीके मूवी भी देखी है, देखो उसमें भी रेडियो को इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना, तो उसमें भी काफी फनी मोमेंट्स थी। आज के टाइम में मतलब एक इंसान फोन में इतना उलझ चुका है कि वो सिर्फ अपने तक ही लिमिटेड रखता है, ना तो वो किसी को दिखाता है। लेकिन जो रेडियो था वो एक ऐसा एंटरटेनमेंट का था हमारे पास एक रिसोर्स, जो मतलब कि जहाँ पे कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं वो भी इंफॉर्मेशन सुन सकते थे। आज घरों से टीवी उठ चुके हैं, क्यों? एक फोन की वजह से। लेकिन हमें भी पता है कि जो बड़े बूढ़े रहते हैं कि उनको तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है कि वो कम से कम न्यूज ही सुन लें। टीवी नहीं होने की वजह से देखो उनमें भी कुछ रहता है, अकेलापन सा फील होता है। तो लेकिन रेडियो एक इतना अच्छा रिसोर्स था उस टाइम का, लेकिन आज के टाइम में नहीं है, तो उन्हें पता है कि उनको किस चीज की कमी फील होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज ज्यादा नहीं तो कुछ लिमिटेड उसके दोबारा से आनी चाहिए। पीके मूवी ने अच्छा हमें बताया था, आज मतलब मॉडर्न टाइम में भी उन्होंने रेडियो को उसमें इंक्लूड किया है। तो मतलब न्यू जनरेशन के लिए नहीं तो लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए तो ऐसी चीज होनी चाहिए ताकि वो न्यूज सुन सकें, क्योंकि फोन से सबको मतलब नहीं चलाना आता, तो ये दिक्कत रहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो ये आनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब ये इसका रेलेवेंस कंप्लीटली आज भी है? आज भी है, और मतलब गया तो कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये चीज है कि मे भी थोड़ी पॉपुलैरिटी में कमी हो सकती है, वो भी कुछ पर्टिकुलर जनरेशन में या फिर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में, लेकिन
है तो आज भी आज और आगे भी है, रहेगा। आगे भी जी। रहना भी चाहिए, रहना रहना भी भी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं एक बात और कहूँ कि जो कमेंट्री सुनने का मजा जी जो रेडियो पे था, और कहीं नहीं है, वो टीवी और वो नहीं नहीं दे नहीं दे सकते। सकता। दूसरा कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारे, जैसे एक अमीन सयानी का आपने बिल्कुल, प्रोग्राम आता था, हम्म। वो जो आवाज वो हाँ। आज भी और कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देती है। वाकई। वो जो मिसिंग है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से। ऐसे कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं जो कि मतलब एक ब्रांड बन चुके हैं। अगर जी। वो आज भी पुराने उससे प्रसारित होते हैं तो वो हाँ। हम देखेंगे वो कहीं पे उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, नहीं है, नहीं है नहीं, और नहीं दे सकते वो। नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ से वो मिसिंग है। और कल्चर से जो सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं आई थिंक खराब ही ज़्यादा किया है, बिल्कुल। जो हमारी संस्कृति को चोट ही ज़्यादा पहुंचाई है। हम्म। तो अब देखते हैं कि दोबारा से, हम तो चाहते हैं कि दोबारा से ये हमारा कहीं ना कहीं एक पार्ट बने ये लाइफ का, जिससे कि ये जीवित रह सके Correct, और जी। जिससे सही जानकारी लोगों तक पहले पहुंच वाली सके। चीजें कुछ मेमोरेबल भी हैं, Memorable क्योंकि है। जैसे हमें पता है टीवी चलाते हुए एंटीना पकड़ना पड़ता था, उसको कभी एंटीने को हिलाना, लेकिन वो चीजें अभी याद आती हैं तो जी। अच्छी लगती हैं, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन वो मोबाइल फोन्स ने सारा कुछ डिस्ट्रॉय सब कर रखा destroy है कर उन दिया। चीजों को। वाकई। तो मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे कहना ये गलत नहीं होगा कि इन द सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड। यस तो ये यस। चीज हुई है। और बहुत ही अच्छा आप दोनों ने बताया। मतलब मुझे भी अपनी मेमोरीज याद आ रही है। और मतलब रेडियो समथिंग जो कि ऐसा लगता है कि यदि वो आपके पास में है, आप सुनते हैं, तो उसको सुन के ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में कोई और मेंबर भी है, वो और एक member मेंबर भी की है। तरह है। ये उसकी ब्यूटी है। तो वाकई में मतलब सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और चलते हैं अब आगे यहाँ पर। तो अब हम बात करें कि विमेंस के बारे में, स्पेशली जो आप काम करते हैं विमेंस के अधिकार को लेकर, और इसके बारे में और आप डीपली क्या बताना चाहेंगे? शुरुआत आपसे करते हैं। कि जो आज वर्ल्ड विमेंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, जी। वो एवरी 13 फेब को, हाँ। जो कि 1879 से एग्जिस्टेंस में है। ये जो डे है ये सरोजनी नायडू जी के बर्थडे के वजह से सेलिब्रेट किया जाता है, जी। क्योंकि वो वुमेन्स के रिगार्डिंग काफी ज्यादा फेथफुल भी थी, जैसे कह सको, तो उनके लिए उन्होंने काफी ज्यादा काम भी किया है। हाँ। सरोजनी नायडू जी को तो सब जानते हैं, जानते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम बिल्कुल, से भी बिल्कुल। उन्हें याद किया जाता है। तो देखो आज के टाइम में कि जो विमेन है उसको सबला अबला नहीं कहा जा सकता, हाँ। ठीक है। वो किसी भी काम में किसी भी जेंट से पीछे नहीं है, नहीं है। ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम ये कह सकते हैं कि कानून ने भी उनको हर तरह से जस्टिस दिया है। बिल्कुल। उनके लिए काफी स्कीम्स ऐसी प्रोवाइड की हैं। निर्भया कांड के बाद तो और भी ज्यादा जो है जस्टिस उन्हें दिया जा रहा है। जी। मतलब गवर्नमेंट और जुडिशरी काफी ज्यादा अलर्ट भी हो चुकी है। कुछ एक्ट्स भी आए हैं, जैसे पोक्सो एक्ट है या पॉश एक्ट है, वो मेनली फॉर विमेन्स के लिए है। जी। तो उसमें कुछ स्कीम्स भी हैं हमारी जो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके है, कि अगर किसी भी लेडी के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसे चुप नहीं रहना। बिल्कुल। देखो सबसे पहले तो उनको ये बेनिफिट मिला है कि अगर उन्हें लगता है उनके पास पैसा नहीं है तो उनको फ्री में वकील मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, रही बात जस्टिस की, जो वकील मिलेंगे सारी इंफॉर्मेशन सीजीएम सर के पास जाती है और उन्हें अच्छे से न्याय भी दिलवाया जाता है। प्राइवेट जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ उन्हें कि फ्री में उन्हें वकील मिला है। और डोमेस्टिक वायलेंस का क्या है कि अगर किसी पे भी कोई भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस घर में रह के हो रहा है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, तो उसके लिए क्या है कि वो 112 नंबर पे भी कॉल कर सकती है। जी। घर पे रह के पूरे इंडिया में ये नंबर वैलिड है। बिल्कुल 112 नंबर 112 नंबर पे कॉल करके क्या है वो अपने जो भी उसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है कि वो बता सकती है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर उसे ये डर है कि हाँ मेरी फैमिली को पता चलेगा, मुझे घर से निकाल देंगे, तो 112 नंबर इतना सेफली नंबर है कि उससे किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मतलब उस नेम वगैरह आपकी प्राइवेसी लीक नहीं होगी। प्राइवेसी कोई लीक नहीं होगी, उसका नेम डिस्क्लोज नहीं होगा। इसी तरह से विमेन्स के लिए भी है ये, चाहे कोई लड़की है, अगर किसी के साथ भी कुछ भी हो, कुछ भी गलत हो रहा है तो 112 नंबर पे कॉल करके वो बता सकती है। कोई भी जगह का नाम, आगे की कार्यवाही जो है पुलिस करेगी 112 नंबर पे। लेकिन उस टाइम क्या है कि उसे डोमेस्टिक वायलेंस से बचाया जा सकता है, ठीक है। इसके नाम तो उसका डिस्क्लोज होगा ही नहीं। फिर उसके साथ ऐसे ही पोक्सो एक्ट बना है जो छोटी बच्चियों के लिए, जो माइनर एज की रहती हैं, तो उसमें क्या है कि अब तो इतनी ज्यादा आ गई है कि फांसी की सजा भी दी जाने लगी है। रिसेंटली कुछ पलवल कोर्ट में भी केसेस हुए हैं जिनमें फांसी की सजा भी दी जा सकती है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि लेडीजों को या लड़कियों को बिल्कुल चुप होके नहीं रहना है,
112 नंबर पे कॉल करो, हर वक्त उनको एट प्रेजेंट सब कुछ अवेलेबल रहेगा। इसी तरह से हमारी कुछ और भी स्कीम्स हैं, जैसे विमेंस के लिए 181 नंबर है एक, वो वन स्टॉप सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बना हुआ है, जिसे सखी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि अगर किसी लेडीज पे कोई भी अत्याचार हो रहा है, तो अगर वो 181 पे भी कॉल करती है तो वहां से उसको रेस्क्यू किया जाएगा। तो 5 डेज के लिए उसे वन स्टॉप सेंटर पे रखा जाता है, और 5 डेज में उसका जो खाना है, पीना है, कोई कपड़े हैं, या उसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, जैसे अगर पुलिस हेल्प चाहिए तो उसे पुलिस हेल्प दी जाती है, कोई एडवोकेट की उसे हेल्प चाहिए वो उसे प्रोवाइड की जाती है। 181 ये 2 नंबर इतने सेफली हैं, ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। 112 नंबर और 181 नंबर, ये 2 नंबर है, और ये पूरे भारत में वैलिड है। पूरे भारत में वैलिड है। और मेन बात ये कि आपकी प्राइवेसी कहीं जाने वाली है, प्राइवेसी कहीं भी जाने वाली नहीं है। 112 नंबर आप रोड पे चलते हुए अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि या तो वीडियो बनाने लग जाते हैं, या भीड़ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन 112 नंबर पे कॉल करके आप उसकी मतलब लाइफ को भी सेव कर सकते हो। बिल्कुल 112 नंबर इतना ज्यादा बेनिफिट है। रास्ते में चलते कहीं इस तरह की रोड हो जहाँ पे आपके पास आपकी व्हीकल में पेट्रोल नहीं है, तो आप 112 नंबर तब भी यूज कर सकते हो। जी, नेशनल इमरजेंसी नंबर है ये 112 ए और 181। देखिए, अब विमेन्स के लिए कुछ लीगल सर्विसेज जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी दी जाती हैं। उसके बाद अगर कोई भी 376 का जैसे केस होता है, या 354 का केस होता है, पोक्सो से रिलेटेड केस होता है, तो उसमें काउंसलिंग के लिए हर एक कंसर्न थाने में या विमेन पीएस पुलिस स्टेशन है, वहां पे हमारी एक लेडी ही जो रहती है लीगल एडवाइजर, वहां पे हमेशा रहती है, एक मिलेगी जो उनकी काउंसलिंग करेंगे। तो वो काउंसलिंग भी ऐसे नहीं है कि पब्लिकली की जाए। 376 के जो मैटर्स रहते हैं उनको एक मतलब कि जैसे कह देते हैं कैमरा प्रोसीडिंग में, एक बंद कमरे में उसकी काउंसलिंग की जाती है, और उनके जो केसेस वगैरह होते हैं वो भी कोर्ट में कैमरा प्रोसीडिंग में ही किए जाते हैं। मतलब पब्लिकली उनको ओपन नहीं किया जाता, ना ही उनके नेम को, ना ही उनके पेरेंट्स के नेम को, और जहाँ पे उनका रेजिडेंस है उन चीजों को सब कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। जी बिल्कुल। तो सर काफी अच्छा बताया मैम आपने, और मुझे लगता है ये कंप्लीट नॉलेज आपने बहुत ही मतलब एक शॉर्ट उसमें आपने दी है। और ये मतलब नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, 112 181, और इनकी खूबसूरती है कि ये नंबर मतलब कहीं प्राइवेसी आपकी जाते नहीं है। तो लेकिन सर मुझे यहाँ पे आपसे ये पूछना है कि जब इतना कुछ बना हुआ है महिलाओं के लिए, मतलब अधिकार जब दिए जाते हैं, तो पहली बात तो ये कि अधिकार बनते ही तब है जब वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं कमी है तभी वो अधिकार बने हैं। तो लेकिन वो महिलाएं मतलब वो अधिकार कैसे लें, क्योंकि कुछ महिलाएं आगे आकर भी आना नहीं चाहती, कुछ घबरा जाती हैं, या बहुत सारे रीजन होते हैं जो कि कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे रह जाती हैं, या फिर वो मुझे लगता है कि थोड़े घबराहट के कारण या फिर एक शर्म के कारण, झिझक के कारण वो अपनी जो कंडीशन है उसको बयान नहीं करना चाहती। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अब एक एग्जांपल मैं दूं आपको कि जैसे कोई विडो लेडी है और वो ग्रामीण परिवेश से है, गांव में रहने वाली है, तो ऐसी स्थिति में उसका घर से बाहर निकलना संभव नहीं है ज़्यादा बार। और अगर घर में ही उसके ऊपर कोई ऐसा कोई प्रेशराइज है या डोमेस्टिक वायलेंस के तहत कोई मामला है, या कोई गांव का कोई उसे परेशान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे टीम है जो डीएलएसए की, पैनल एडवोकेट्स की, वहाँ पर गांवों में जाती हैं, और गांवों में जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं। अच्छा। क्लिनिक्स अभी कुछ समय के लिए कोरोना की वजह से बंद कर दिए गए, लेकिन गांवों में हमने क्लिनिक भी स्थापित किए हुए हैं, जहाँ पे कंटिन्यूसली 2 days in a week, मतलब हफ्ते में 2 दिन जाते हैं, बुधवार और शनिवार इतवार, और जो हमारे पीएलवीज हैं वो 4 दिन या 3 दिन कम से कम हफ्ते में जाते हैं। तो सप्ताह में जब 3 दिन वो जाते हैं तो वहाँ उनके केवल उनका ये है कि उनकी तरफ से या वो खुद आकर के क्लिनिक पे आकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो वहाँ से भी वो अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर सकती है। तो उन्हें कहीं बाहर आने जाने की भाई कैसे जाएं, पढ़े लिखे नहीं है, कहाँ घूमेंगे, अदालतों में किसे ढूंढें। कई बार तो वो जाते हैं, घर से निकलते हैं, ऑफिस तक नहीं मिलता उन्हें कि जाना कहाँ है, उन्हें ये तक पता नहीं होता कि मेरी दरखास्त कहाँ दी जानी है। तो उसके लिए ही हमारे जो प्राधिकरण ने वहाँ पे जगह जगह हम
स्कूलों में जाके हम कैंप्स लगाते हैं। वो भी इसीलिए लगाए जाते हैं कि जो इस परिस्थिति में कोई लेडी है या किसी बच्चे के साथ कोई इस तरह का व्यवहार या कोई मामला आया है, हमारे कैंप लगाने के दौरान ही ऐसे कई मामले आए हमारे साथ जो सॉर्ट आउट हुए और जो उजागर हुए और जो दबे हुए थे किसी भी वजह से, डर की वजह से। तो स्कूलों में हमने जब जाके कैंप्स लगाए तो अगर मान लो उनके बच्चे पढ़ते हैं तो वो अपनी माँ को जानकारी दे सकते हैं कि इस तरह से वकील साहब आए थे, उन्होंने ये जानकारी दी। नंबर्स हम शेयर करते हैं। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 25-8003, जो कि इसी तरह से के मामलों में आप घर बैठे बैठे केवल एक फ़ोन पर हमसे कानूनी सलाह वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा हमारे पैनल एडवोकेट वहाँ फ़ोन पर अवेलेबल होते हैं कार्य दिवस पर, कार्य समय में, जिनसे आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको इसके साथ साथ कोई अनपढ़ है, दरखास्त लिखनी भी नहीं आती, तो उस ऐसी परिस्थिति में दरखास्त भी वो खुद लिख करके देंगे, आपको पढ़ के सुनाएंगे, समझाएंगे, तब आपको केवल साइन करने हैं और आपकी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो इतनी तक सुविधा प्राधिकरण। अब तो ये है कि जो हमारा लोगो है, प्राधिकरण का हमारा लोगो है, जो वो यही है कि जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सभी के लिए। और तो वो कोई भी ऐसा अछूता ना रहे, चाहे वो। और इसकी जो शुरुआत थी वो भी इसी थीम से की गई थी कि अगर लास्ट मैन अगर कोई स्टैंडिंग है रो में, तो उस तक भी न्याय की पहुंच हो या उसकी पहुंच भी न्याय तक हो। तो वो ऐसा ना हो, चाहे वो परिस्थिति कोई भी हो, चाहे वो उसके पास पैसे का अभाव हो, चाहे वो मेंटली या फिजिकली कोई किसी रूप से वो इस तरह से जाने में सक्षम ना हो, या किसी भी तरह से कोई घर की पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो, उसकी मेंटली परिस्थिति उसकी ऐसी हो, मानसिक रूप से वो इल हो या डिप्रेस्ड हो या डिसेबल्ड हो, तो किसी भी परिस्थिति में तो हमारा ये फर्ज है। और ये प्राधिकरण ने ये मुहिम जो चलाई है वो इसीलिए चलाई है कि कोई भी अछूता न्याय से ना रहे। इसी के तहत जगह जगह कैंप्स लगाने, स्कूलों में जाके कैंप्स लगाने, लोगों को जागरूक करना, लीगल अवेयरनेस फैलाना, जो बेसिक हमारा काम है। और अगर जो 12 कैटेगरीज में जो लोग आते हैं, जैसे कोई महिला है, बच्चे हैं, कोई SC ST भाई बहन है, भाई है, बहन तो सभी है, और इसी के साथ साथ कोई जो आपदा पीड़ित हैं, कोई जो दंगा पीड़ित हैं, जैसे कि अभी नूह में दंगा हुआ था, तो उस तरह के इस तरह के कोई पीड़ित हैं लोग, उन सभी को इस तरह से 12 श्रेणियां अलग अलग बनी हुई हैं। वो हमने एक फेसबुक भी चलाई हुई है, वहाँ से भी लोग अगर जानकारी कर सकते हैं, DLS पलवल के नाम से, वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो उन सभी मामलों में मुफ्त वकील की सुविधा उन्हें दी जाती है। मतलब उन्हें कोई वकील को फीस नहीं देनी, उनके लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना वकील के लिए, और वो सारा काम संस्था के द्वारा किया जाएगा। कोई अगर फीस एनोरियम अनुदान राशि कोई देनी है तो वो प्राधिकरण के द्वारा उन्हें दी जाएगी, और उनको फ्री में वकील की सुविधा दी जाएगी, जिससे कि चाहे कोई दरखास्त लिखवाना हो, चाहे उनका रेवेन्यू से जुड़ा कोई मामला हो, या कोर्ट में जुड़ा कोई मामला हो, दीवानी कोई मामला हो, या किसी भी तरह का कोई मामला है, तो उन सभी में, चाहे कहीं एप्लीकेशन भी लिखवानी है, इवन ये भी है कि कोई सरकारी योजना का लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए भी प्राधिकरण द्वारा समय समय में मुहिम चलाई जाती है। जैसे किसी के आधार कार्ड बनने में परेशानी आ रही है, किसी की विधवा पेंशन बनने में परेशानी आ रही है, या बुढ़ापा पेंशन बनने में परेशानी आ रही है, तो ये हमारी ड्राइव चलती रहती है। और इनसे छोटे से लेकर बड़े से बड़े मामलों में भी उनकी किस तरह मदद हो सके जरूरतमंद की, और सरकारी सुविधाओं का लाभ जरूरतमंद तक किस तरह पहुंचे, इसके लिए भी हम एक ब्रिज का, एक पुल का हम काम करते हैं सरकारी योजनाओं और जरूरतमंदों के बीच। तो ये सारी योजनाएं प्राधिकरण का अपनी तरफ से भी काफ़ी कोशिशों में लगा हुआ है, और इसका यही है कि भाई निवेदन भी लोगों से यही रहेगा कि जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, जिससे कि कम से कम अगर कोई लोग ऐसा भी है कि भाई उसको खुद को ज़रूरत नहीं है इन योजनाओं की, तो कम से कम ज़रूरतमंद को बता सके और उसका बेनिफिट दिला सके, तो वो भी एक बड़ी हेल्प होती है लोगों की। और ऐसे ही विमेंस की डिग्निटी को अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो मीडिएशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं। तो जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, तो जुडिशरी ने क्या किया है कि उनको ज़्यादा कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़े, तो मीडिएशन सेंटर में जाके भी वो अपनी कंप्लेंट जैसे फाइल करते हैं, डायरेक्ट भी आप जा सकते हो बिना एडवोकेट के भी एप्लीकेशन देके, तो वहीं पे जो उनका जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, ताकि कोर्ट में बाद में जाए वहाँ पे अगर कोई बात नहीं बनती है। तो मीडिएशन सेंटर में यही है, दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है।
तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है तो उनका वहीं पे जो सारी बातों को उनकी सॉर्ट आउट किया जाता है। जी। तो अगर जैसे डीएलएसए से कोई भी बेनिफिट लेना हो तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे बड़ी बात बिल्कुल। कि जाना कहाँ है। हाँ। हमने ये तो पता कर लिया कि डीएलएसए ये वर्किंग करता है, हम्म। तो उसके लिए करना क्या है। प्रोसीजर क्या है? तो जी। आपको कुसलीपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है, वहां पे एडीआर नाम का सेंटर बना हुआ है। वहां पे एडीआर नाम के सेंटर में जाके फ्रंट ऑफिस है हमारा, वहां पे जाके आपको एप्लीकेशन देनी है और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस एप्लीकेशन, अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो वहां पे हमारे कुछ एडवोकेट्स बैठे होते हैं हमेशा 24/7, कोई ना कोई हेल्पलाइन नंबर्स तो आपको लगेगा ही। बिल्कुल। और जैसे 9 to 5 वहां पे अवेलेबल मिलेंगे, तो आप वहां पे जाके भी अपनी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करवा सकते हो। उसके बाद आपको 1 या 2 दिन में कॉल आएगी और आपको एडवोकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जी। और डीएलएसए में ही एडीआर सेंटर बना हुआ है, मीडिएशन सेंटर वहीं पे है, हमारा फ्रंट ऑफिस वहीं पे है, और एक परमानेंट लोक अदालत भी है वहाँ पे, जिसमें क्या एवरी थर्सडे वहाँ पे परमानेंट लोक अदालत लगती है। फरीदाबाद से वहाँ पे जज साहब आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ बैंक से रिलेटेड होते हैं या चेक बाउंस वाले केसेस होते हैं या कुछ क्लेम केसेस होते हैं जिनमें कंपनसेशन या उनमें कॉम्प्रोमाइज करवा के तो कम पैसों में जो होता है कि सारा मामला सॉर्ट आउट किया जाता है, तो उनको ये बेनिफिट मिल जाता है परमानेंट लोक अदालत का। तो ये कुछ 2-3 सेंटर्स हैं जो हमारे एडीआर सेंटर डीएलएसए में बने हुए हैं। जी। तो वाकई में मतलब काफी सारी जानकारियों से आपने हमारे दर्शकों को लाभान्वित करवाया, और मतलब मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत कम तरह से पता चल पाती हैं, और वाकई में आपने जैसा कहा ना कि मतलब ये पता होता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन प्रोसीजर नहीं पता होता या फिर दरखास्त किसको देनी है ये नहीं पता होता। तो इन सब से आपने हमें काफी परिचित करवाया और लाभान्वित करवाया। अब मैं आपका एक मैसेज चाहूंगी हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे देखिए मैसेज के लिए केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समय के साथ साथ ये हम समझें और देख भी रहे हैं साक्षरता में बढ़ावा हुआ है, काफ़ी लोग साक्षर हुए, लेकिन साक्षरता का कहीं ना कहीं एक साक्षरता और जागरूकता ये दोनों बहुत फर्क है। आज साक्षरता होने के साथ साथ, पढ़े लिखे होने के साथ साथ जागरूक नहीं है हम, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि किस स्कीम का किसके लिए लाभ है, और जरूरतमंद को तो पता ही नहीं लग पाता कि स्कीम्स कोई आई है, चलेगी कब आई कब चलेगी। तो वो हमारे लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए सरकार इतना सारा पैसा खर्च कर रही है, प्रोग्राम आयोजित कर रही है, और वो केवल इसीलिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जागरूक हों, अवेयर हों। और ये हमारी मुहिम है जो हम लीगल अवेयरनेस की हमने जो चलाई हुई है, इससे जुड़े। फेसबुक का मैं बात कर रहा था, पहले भी मैंने बताया जैसा कि फेसबुक पर डीएलएसए पलवल के नाम से हमने पेज बनाया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं उसे। तरह तरह की जानकारी से आप देखेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी सरकारी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलेंगी। आप समय समय पर उसे फॉलो करते रहें, ज़रूरतमंद को बताते रहें। अगर आप खुद ज़रूरतमंद हैं तो उसको फॉलो करके आप भी वहाँ से अवेयर हो सकते हैं, दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं। आपको केवल फॉलो करना है वहाँ पर, तो बहुत सारी जानकारियों का आप वहाँ लाभ उठा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जहाँ की ज़रूरतमंद है कोई और उस तक लाभ नहीं पहुँच पा रहा, तो उसके लिए तो एक आप फरिश्ता बन करके उसको ये जानकारी और अवेयर करके, तो वो तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो आप फरिश्ते के काम करेंगे। तो आप लोगों से सभी से ये निवेदन है कि जागरूक रहें, जागरूक बने, ताकि एक जागरूक समाज का निर्माण हो सके और जागरूक देश का निर्माण हो सके, और जागरूक देश होगा तभी देश तरक्की करेगा। यही इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी मैम, एक मैसेज। जी देखिए, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद विमेंस को तो काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब पढ़ना ही चाहिए, और जो छोटी बच्चियां हैं उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताना चाहिए। और अब सबसे पहले तो देखो पेरेंट्स ही होते हैं जो उनके गुरु होते हैं, उसके बाद टीचर्स का रोल प्ले होता है। और लास्ट में अगर हम ये देखें कि कोर्ट में आने से ही सब कुछ हो जाता है, तो कोर्ट का भी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अलग मतलब रहता है। अगर हम कोर्ट को देखें तो उसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस ऑफ योर राइट्स एंड ट्रूथफुलनेस। अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखते हैं, अदालत का मतलब हिंदी में आ जाएगा आओ दो लड़ो और तबाह हो जाओ। तो अब डिसाइड आपको करना है कि कोर्ट की तरफ से
उसी तरीके से आपको चलना है या एक अदालत के तरीके से आपको चलना है। लेकिन सबसे पहले आपका ये राइट बनता है कि अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो ड्यूटीज हैं उनको कैसे परफॉर्म किया जाए। और बच्चों को राइट्स के बारे में और ड्यूटीज के बारे में बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। अगर आपको राइट्स का पता होगा, ड्यूटीज का पता होगा, तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई आप पे कुछ भी अत्याचार कर सकता है। हम लोग ही हैं जो ऑफेंसेस को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले कसूरवार हम हैं। अगर हम लोग ऑफेंसेस होते हुए देखते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लेते, तो अत्याचार करने वाला ऑफेंडर नहीं हुआ बल्कि सहने वाला ऑफेंडर हुआ है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आपको देखिए 2 नंबर दिए हैं, 112 नंबर और 181 नंबर, उस पे उनको फॉलो करना, अपने तक ही नहीं आगे भी इन चीजों को बताना। और जितना अगर कोई लेडीज अपनी हेल्प नहीं कर सकती तो हमारा ये राइट है कि हम उनकी हेल्प करें। क्योंकि ये जो आपको हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, ये इसीलिए दिए गए हैं कि अगर कोई हेल्प नहीं कर पा रहा तो हम उनकी हेल्प कर दें। क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह से प्राइवेट नंबर्स हैं, इसमें किसी की प्राइवेसी लीक नहीं होगी। तो यही रिक्वेस्ट है कि न्याय के लिए लड़ो, पीछे मत हटो। क्या बात है, थैंक यू। बहुत ही सुंदर। और मतलब वाकई में आपने बात बहुत अच्छी बोली कि मतलब कि अपराध अगर होता है तो सहने वाला ज्यादा जुल्मी होता है बजाय करने वाले के। तो उसके मतलब उसके खिलाफ आवाज उठाएं और स्टैंड ले अपने लिए, कम से कम अपने लिए खड़ा होना सीखें और आगे बढ़ें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें, समाज की तरक्की में अपना योगदान दें। और जो आपको मिला है, जो अधिकार आपको मिले हैं या जो ड्यूटीज आपकी हैं, उनको फॉलो करें और अधिक से अधिक जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें। इसी के साथ आज का ये सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।